क्या पढ़ना था? हाँ, एथिकल कंसर्न्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ना है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा क्या है? कल हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े। कोई भी ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डिसाइड न कर पाए, आपके सामने दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन है किसी चीज़ का और उसमें से आपको एक चूज़ करना ही है। ऐसी सिचुएशन में जो आपकी फैसला न कर पाने की जो सिचुएशन है ना, उसी को बोलते हैं एथिकल डायलेमा या सिर्फ डायलेमा। ठीक है। एथिकल तब हो जाएगा जब मान लीजिए उसका संबंध नैतिकता से है। सामने एक आदमी खड़ा है, बोल रहा है कि तुम ऐसा नहीं किए तो मर जाएंगे, ऐसा किए तो ये कर लेंगे। एथिकल डायलेमा वाली बात होगी। रास्ता आपको नहीं पता है तो वो भी एक डायलेमा है, लेकिन वो एक कॉग्निटिव डायलेमा है। तो ऐसे कोई भी कंफ्यूजन वाली स्टेट जहां पे आपके एथिक्स का, आपकी नैतिकता का, सही और गलत की कंटेक्स्ट में बात हो, वो है एथिकल डायलेमा। उसमें दो सिचुएशंस आपको बताई गई थी। पहला तो एक ये सिचुएशन थी इंटरेस्ट और आपके मोरालिटी या एथिक्स के बीच में, और दूसरा एथिक्स वर्सेस एथिक्स। इसमें भी एग्जाम्पल आपको दिए गए। एक ऐसा केस जैसे हम बताए कल ना कि पेपर देने आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई मदद करने लायक दिखा, मदद करना आपका एथिक्स है, पेपर देने जाना आपका इंटरेस्ट है। ऐसे बीच में डायलेमा है। और एथिक्स वर्सेस एथिक्स हम बताए थे रमीशा जी की शादी की कहानी। एथिकल वर्सेस एथिकल था वो। रमीशा जी की अम्मी जो है मरने की धमकी दे रही थी, रमीशा जी जो है जबरदस्ती उसी लड़के से शादी करने के लिए कह रही थी। एथिक्स वर्सेस एथिक्स तो डेफिनेशन हो चुके थे। ये एक रिकैप था। इसके टाइप्स, प्रकार, दोनों कैटेगरीज में, इंटरेस्ट वर्सेस एथिकल में, एथिकल वर्सेस एथिकल, दोनों में दो सिचुएशन आ सकती है। दो नहीं बल्कि तीन। पहला ये कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज हो, ठीक ना। दूसरा ये कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे डायलेमास हो सकते हैं, एथिकल डायलेमा। और तीसरा ये है कि जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इस केस में भी डायलेमा हो सकता है। और इन तीनों केसेस में आपको ये दोनों केसेस दिखाई देंगे, इंटरेस्ट वर्सेस एथिकल और एथिकल वर्सेस एथिकल वाला। अगर हम शुरुआत करें पर्सनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ में डायलेमास की, तो इंटरेस्ट वर्सेस एथिकल में अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी आप अपनी इच्छा चूज, मतलब देखिए, कोई भी आपका ऐसे मन मुताबिक काम हो, कोई जो आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली के खिलाफ है, आपकी फैमिली वाले राजी नहीं होंगे उसके लिए, और आपको करना ही है, कंफ्यूजन वाली स्टेट में है। ये क्या है? आपका अपनी मर्जी का कोई काम करना है, वो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी फैमिली में वो रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए आप डायलेमा में हैं। आप कहीं गए हैं, शाम 5 बजे आप घर से निकले हैं, ठीक है, अपने दोस्त के साथ कहीं पार्टी में किसी दोस्त के घर गए। आपके घर रूल है कि लड़कियां जो है, माहौल बड़ा ख़राब है आजकल, तो मगरिब बाद जो है घर के बाहर रहना ठीक नहीं है, रूल है, आ जाना है। लेकिन आपके दोस्त के घर इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा है कि एकदम जो है आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, और एकदम अंधेरा होता जा रहा है, और आपको याद आ रहा है अपने घर का रूल कि नहीं, मगरिब से पहले पहुंचना है। और ऊपर से मान लीजिए आपकी दोस्त ने कसम दे दी आपको कि नहीं नहीं इतना बढ़िया है, अब पता नहीं कितने साल बाद हम लोग मिलेंगे, इतने दिन बाद हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हुए हैं और तुम ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। ये सिचुएशन क्या है? इंटरेस्ट वर्सेस एथिकल सिचुएशन है। आपका अपना एक इंटरेस्ट है वहाँ पे फ्रेंड के साथ रुकने का, लेकिन दूसरी तरफ आपकी फैमिली का एथिक्स है, फैमिली का रूल है कि नहीं मगरिब बाद बाहर नहीं रहना, ठीक है। ये भी एथिकल डायलेमा है आपकी पर्सनल लाइफ का, जिसमें आप अलग हो रहे हैं इस फैमिली के एथिक्स से, या कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जो आपके समाज से अलग हो। मान लीजिए कि आपकी शादी होने वाली है,
और आपकी फैमिली ने डिसाइड किया कि आप ना दहेज लेंगी, यानी कि अपने बेटे की शादी करेंगी आपके भाई की, मान लीजिए सारी तो गर्ल्स ही, अच्छा मारूफ को छोड़ के, तो मतलब ये फैमिली में डिसाइडेड है कि ना दहेज लेना है ना देना है, और आप किसी बेटी की शादी होने वाली है वो फैसला कर लेंगे दहेज नहीं देंगे। लेकिन समाज में आपको नज़र आएगा कि इतने सारे लोग हैं, और यहाँ तक कि ससुराल वाले भी, आपके मन में एक डाउट रहेगा कि हाँ बाद में कोसेंगे फ्यूचर में कि एक तो कुछ लेके आई नहीं है और यहाँ पे राज कर रही है ये वो, और समाज वाले भी यहाँ कुछ लेके आई नहीं ये वो। तो यहाँ पे सोशल एथिक्स तो कुछ और है, समाज में तो दहेज एकदम आम सी बात है, एक्सेप्टेड नॉर्म है। लेकिन आपका फैमिली का एथिक्स कह रहा है कि नहीं, दहेज देना सही बात नहीं है, ना लेना सही बात है, तो ना हम देंगे ना लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ससुराल वाले अड़ जाएं कि नहीं दहेज चाहिए ही हमको, और आप हैं कि नहीं हम नहीं देना चाहते, तो ये भी एक डायलेमा है कि आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। आप अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाके दे देंगे या क्या करेंगे? ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली और सोसाइटी के बीच में हो सकता है, आपके और फैमिली के बीच में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स और आपके बीच में हो सकता है, कहीं पे भी इंटरेस्ट के हिसाब से डायलेमास हो सकते हैं। और सेम केसेस में जो है, मतलब सेम बातें एथिक्स वर्सेस एथिक्स में भी हो सकती हैं। कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे फैमिली कुछ अच्छा काम कर रही होती है अपने एथिक्स के हिसाब से, लेकिन सोसाइटी का एथिक्स कुछ और होता है। मान लीजिए कि कोई, जैसे हम लोगों में मान लीजिए अलाउ नहीं है लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर वैसी चीज़ें, लेकिन हिंदू सोसाइटी में ये पाप नहीं माना जाता। ठीक है, तो हालांकि मानने वाले उसमें भी मानते हैं, लेकिन बहुत जो एडवांस हो जाते हैं ना वो नहीं मानते। तो कोई ऐसी फैमिली है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को बुरा नहीं मानते, लेकिन वहाँ का समाज जो है उसको बुरा मानता है, तो समाज के हिसाब से वो एकदम बुरा है, एथिकली रॉन्ग है, और फैमिली के हिसाब से लिव इन में रहना वो एथिकली एकदम राइट है। ये भी एक डायलेमा वाली सिचुएशन है, ठीक ना। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे नेशन और रिलीजन के बीच में बात आ जाती है। हम लोग में जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के खिलाफ चली जाती हैं, जैसे झंडे को सलामी देना। भारत में तो उलमाओं ने अलाउ कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में जैसे गुजरे हैं डॉक्टर इसरार अहमद, उन्होंने क्या कहा, झंडे को सलामी देना भी शिर्क है, कि हम झंडे के सामने जो है झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सब कुछ झंडे को मान रहे हैं उस वक्त के लिए। तो सब कुछ मानना वो अपने आप में शिर्क की बात हो गई डॉक्टर इसरार अहमद की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। ये भी एक एथिकल वर्सेस एथिकल डायलेमा हुआ ना। तो ऐसे केसेस भी आपको दिखाई दे सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे आप फैसला नहीं कर पाए। अगर ऐसे केसेस आपकी ज़िंदगी में दिखाई दें तो क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए आपको एकदम पहले चैप्टर की एक चीज़ फॉलो करनी होगी, और वो क्या है, वैल्यू की हायरार्की। आपको अपनी वैल्यूज़ की एक सीढ़ी बना लीजिए और देखिए कि सबसे टॉप पे कौन सी आएगी और एकदम लोअर जो है उस पे कौन सी वैल्यू आएगी। जब आपको क्लियर कट पता है अगर कि हाँ मेरी वैल्यू कौन सी सबसे ऊपर रहनी चाहिए, तो आप फैसला भी अच्छे से ले पाएंगे। अज्यूम करिए जैसे कि रमीशा जी की शादी की बात की है ना, कि उसकी अम्मी अपनी ज़िद पे हैं, रमीशा जी अपनी ज़िद पे हैं। तो अगर रमीशा जी की वैल्यू क्लियर होगी, वैल्यू सिस्टम क्लियर होगा, तो वो शायद ये फैसला लें कि नहीं, अम्मी की बात को ज़्यादा तरजीह देना ज़रूरी है, आफ्टर ऑल इन्हीं के साथ रहे हैं पले पड़े, और अभी तो इस लड़के से 1 साल पहले मुलाकात हुई, ऐसे कैसे लड़के के लिए अपनी अम्मी की जान को खतरे में डाल दें। छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो जब आपको क्लियर कट वैल्यूज़ पता हैं अपनी, तो इसकी हायरार्की बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सली आप वैल्यूज़ की हायरार्की अपने आप में देख भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ईमानदारी है या फिर दया दिखाना है किसी को, तो जाहिर सी बात है जहाँ दया की ज़रूरत है या किसी की जान बचानी है, तो ईमानदारी के ऊपर आप ऑटोमेटिकली दया को रखेंगे, कंपैशन को रख देंगे, है ना। पंक्चुअलिटी की बात है और किसी की हेल्प करने की बात है, तो एकदम ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि हाँ हेल्प करना ऊपर होना चाहिए, पंक्चुअलिटी तो आपकी ठीक है बाद में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू सिस्टम जो पहले से ही इंसान अंदाज लगा सकता है, उसके हिसाब से भी फैसले ले सकता है ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज़ ये कर सकते हैं कि दोनों केसेस भले ठीक है, इक्वल हैं दोनों ऑप्शन, कि हाँ दोनों का रास्ता एकदम बराबर दिख रहा है, उधर ये मरने के लिए तैयार हैं तो उधर वो भी मरने के लिए तैयार हैं,
लेकिन फिर भी डीपली थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आपको कोई एक वेटेज मिलेगा एक साइड। जैसे माँ की बात अभी हम किए ना, तो एक वेटेज क्या मिल गया कि हाँ माँ के साथ इतने जो है वही पैदा कि उन्हीं के साथ रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसे ही दोनों जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, उनको बारीकी से ध्यान देना चाहिए और इन जनरल, और सोचें कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप बड़े बुजुर्गों से बात करिए ऐसी सिचुएशन में, एक्सपर्ट्स से बात करिए ऐसी सिचुएशन में, या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, दिमाग पढ़ने में माहिर होते हैं, उनसे डिस्कस करिए कि हाँ सामने वाला ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, बोल रहा है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें। पता चला आप समझे ना और आप भी ताव में कहें ठीक है आपको मरना है आप जाइए, मरी हम भी जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, दोनों जो है ताव में जाके कूद गए या कुछ कर लिए, क्या ही मतलब। तो वैसे मैच्योर लोगों से या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, साइकोलॉजिकल जो काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, इन सब से डिस्कस करके एक अच्छा रास्ता निकाला जा सकता है। प्लस अगर ये लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने से रास्ता निकाल सकते हैं अपने सुपर ईगो का इस्तेमाल करके। जब आप इतने ज़हीन हो जाएं, अपने इड को आपने छोड़ दिया, आप इतने मैच्योर हो गए, इतने ज़हीन हो गए हैं ज़िंदगी में कि आप कोई भी सिचुएशन आ रही है आप हैंडल कर पा रहे हैं। जब इतने ज़हीन हो गए हैं तो ऐसे एथिकल डायलेमा में भी आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन के। इसके अलावा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका जिक्र हम शायद किए थे कुछ दिन पहले ही। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, आप देखिए फ़ायदा किस में है, किस ऑप्शन में ज़्यादा फ़ायदा है। यदि ये देखिए कि अगर दोनों ऑप्शन में नुकसान है तो किस ऑप्शन में कम नुकसान है। जब भी आप फैसले लेना, सिर्फ एथिकल डायलेमास में नहीं, कहीं भी ज़िंदगी में जब ऐसी सिचुएशन दिखे कि दो चीज़ें बहुत बुरी हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसमें से कम बुरा वाला चूज़ करना है। दो चीज़ें अच्छी हैं तो उसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है वो चूज़ कर रहे हैं आप। कोई ऐसा फैसला है जिससे आपको भी तकलीफ होने वाली है, आपके पड़ोस वाले को भी तकलीफ होने वाली है, लेकिन आपका फैसला करना ज़रूरी है। मान लीजिए आप फैसला करें ही ना कि छोड़ दें, छोड़ो, तो उससे भी नुकसान है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए और देखिए कि कौन सा वाला स्टेप लेंगे, लेना ही है आपको स्टेप, बस ये सोचिए कौन सा वाला लेंगे तो कम नुकसान होगा या कम तकलीफ होगी। ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे रमीशा जी ने क्वेश्चन पूछा ना, वो लड़की वाला छेड़ने वाला, वो भी एक डायलेमा वाली बात है कि आप वहाँ पे एक्शन लें कि चुप हो जाएं। तो यहाँ पे भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही काम आया जो मेरे ओपिनियन से था, और यही हम सॉल्यूशन भी दिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? एथिकल गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस गाइडेंस। एथिकल गवर्नेंस, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एथिकल गाइडेंस। एथिकल गवर्नेंस क्या है, जो भी आपका सरकार काम काज कर रही है ना, जो भी गवर्नमेंट आपकी है, जो भी उसका काम काज है वो एथिकल वैल्यूज के हिसाब से हो रहा है, यही है एथिकल गवर्नेंस। मान लीजिए कि एथिकल रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, इन सब मूल्यों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है तो इसमें धार्मिक मूल्य भी शामिल होते हैं। मूल्यों के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा तो वो गवर्नेंस या वो सरकार एथिकल नहीं है। अगर मूल्यों को ध्यान में रख के सारे काम काज हो रहे हैं तो उसे गवर्नमेंट को या गवर्नेंस को एथिकल गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो एथिकल गवर्नेंस आती कैसे? एथिकल गवर्नेंस एक्चुअली में आती है एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, अगर एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो एथिकल गवर्नेंस भी नहीं आएगी। और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आता है? एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है एथिकल गाइडेंस।
ठीक है, एथिकल गाइडेंस के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। तो आपको एथिकल गवर्नेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एथिकल गाइडेंस, क्योंकि एथिकल गाइडेंस पढ़ेंगे तो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो इसका मतलब एथिकल गवर्नेंस अपने आप आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? पढ़ना क्या समझ में आ गया? एथिकल गवर्नेंस पढ़ना है आपका टॉपिक है, ठीक है? एथिकल गवर्नेंस का मतलब होता है सबसे बेहतरीन सरकार, जो मूल्यों के हिसाब से काम कर रही है, अपनी मनमाना तरीके से काम नहीं कर रही, किसी का शोषण नहीं कर रही, सबको साथ लेके चल रही है। मूल्य समझ रहे हैं ना? मूल्य में जितनी अच्छाई है, जो अच्छाई ज़रूरी है समाज के लिए, उन सारे मूल्यों के हिसाब से सरकार अगर काम करे, तो ऐसी सरकार को बोलते हैं, मतलब जो काम हो रहा है, गवर्नेंस का मतलब काम जो दिखता है सरकार को, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। तो उसको बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस, क्योंकि सारे काम नैतिकता की कसौटी पे खरे उतर रहे हैं। तो सारे काम नैतिकता की कसौटी पे तभी आएँगे जब एक एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तब मौजूद होगा जब एथिकल गाइडेंस हो। तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले? एथिकल गाइडेंस पढ़ेंगे। एथिकल गाइडेंस पढ़ेंगे तो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बन जाएगा, और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना अगर, तो एथिकल गवर्नेंस भी आ जाएगी। ठीक है? ठीक है? ठीक है। तो देखिए, एथिकल गाइडेंस के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं। पहला सोर्स एथिकल गाइडेंस के लिए जो ज़िम्मेदार है, वो है आपके लॉज़ एंड रूल्स रेगुलेशंस। जो भी कानून बने हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, ये ये एक बहुत बड़ा सोर्स है एथिकल गाइडेंस का। दूसरा है आपका कोड ऑफ एथिक्स या फिर कंडक्ट। तीसरी चीज़ है प्रेसिडेंट्स, ये भी बताएँगे हमें क्या होता है। इसके अलावा आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे आप सलाह-मशवरा कर सकते हैं। और लास्ट जो चीज़ है, जो कि आपकी पर्सनल है, वो है कंसाइंस या कॉन्शियस, जो भी आप प्रोनाउंस करें उसको। ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो एक एथिकल गाइडेंस दिखाई देगा आपको, और एथिकल गाइडेंस रहेगा तो एथिकल गवर्नेंस भी दिखाई देगा। नीचे से शुरू करते हैं। कॉन्शियस या कंसाइंस। कंसाइंस क्या है? आपकी इनर वॉइस है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। आप कोई ऑफिसर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी गलत काम करने से पहले आपकी अंतरात्मा एक बार आवाज़ ज़रूर देगी। अगर आपने उसको सुना, उसका पालन किया, तो एथिकल गाइडेंस आएगी। अगर पालन ही नहीं कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का, तो नैतिकता तो जाएगी भाड़ में। आप रिश्वत लेंगे, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को परेशान करेंगे, जनता का शोषण करेंगे। पहली चीज़ एथिकल गाइडेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके ज़ाती जो है लेवल पे, वो है आपका कंसाइंस। दूसरी चीज़ एक ये है कि आपके सीनियर से आप सलाह-मशवरा कर सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आपको अपने डिपार्टमेंट में दिखे, जो आपको लगे नहीं गलत हो रही है। आपको ये पता चले कि आप ही के डिपार्टमेंट के जो कह लीजिए हवलदार हैं, वो जाके दुकानों से हफ्ता वसूल रहे हैं। फिर रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई, एक पुलिस वाला था, ठेले वाले के पास जाके खड़ा होता है, और ठेले वाला बेचारा अपने पॉकेट से एक नोटों की गड्डी निकाल के चुपचाप पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है, एकदम चुपके से, दोनों चुपचाप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि ठेले वाले को भी डर है, और पुलिस वाला तो बेशर्म है, फिर भी छुप के लेना पड़ रहा है क्योंकि पकड़ा जाए। तो आपको मान लीजिए ऐसी चीज़ें पता चली कि ऐसा-ऐसा डिपार्टमेंट में हो रहा है, और सभी जो हवलदार हैं, मान लीजिए 10 हवलदार हैं, 10 ऐसा काम, तो आप 10 के खिलाफ एफआईआर करके जेल में नहीं डाल सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको अपना वर्क कल्चर मेंटेन करना है, आपको और किसी को सॉल्व करना है, उन्हीं को डाल देंगे तो फिर क्या होगा? तो आप अपने सीनियर से सलाह-मशवरा करेंगे, उनसे हेल्प लेंगे, पुरानी चीज़ों को पता करेंगे कि क्या ऐसे कभी हुआ है, पकड़े गए हैं, क्या किए थे आप उस केस में।
तो इस तरीके के से जो है अपने सीनियर से पता करना, बातचीत करना, एक्सपर्ट से सलाह मशवरा लेना या फिर आपके ही जो डिपार्टमेंट के जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करना, इन सब से आप एथिकल गाइडेंस अपने डिपार्टमेंट में अपने कामकाज में ला सकते हैं। और प्रेसिडेंट्स का मतलब भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो भी आपके पीछे चीजें हो चुकी हैं, जो आपके सीनियर्स ने चीजें कर ली हैं, कोई ऐसा केस जो पहले सॉल्व हो चुका है जो बिल्कुल उसी टाइप का है, उसको आपने पढ़ लिया। किसी सीनियर ने बिल्कुल वैसा ही केस सॉल्व किया, उससे आपने जाके पूछ लिया। तो ये सब करना, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, मतलब पुरानी चीज़ों से मदद लेना, पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं। तो इससे भी एथिकल गाइडेंस मेंटेन होती है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उसको आप फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो भी एथिकल गाइडेंस बनेगी। और पहले नंबर पे आपका है, जो कि इम्पोर्टेंट है, डिटेल में देखना है इसको, इसलिए ये है आपके लॉज, कानून। लॉ क्या होता है? अच्छा, कोई बताएगा लॉ क्या होता है? हाँ, वो तो होता है, लेकिन डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? रूल रेगुलेशन जो लिखे होते हैं वो भी तो कानूनी होते हैं एक तरीके से ना। आपकी फैमिली ने कोई रूल बताया आपको जो फॉलो करना है, वो भी कानून है अपने आप में। तो इस लॉ में, जिसको हम लोग लॉ बोलते हैं, जो कि रूल से अलग है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ऐसे जो मतलब लॉ वो होते हैं ना, जो सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं या राज्य के द्वारा लीगली इन्फोर्स किए जाते हैं। ठीक है, लीगली इन्फोर्स किए जाते हैं राज्य के द्वारा। लेकिन जो रूल रेगुलेशन होते हैं नॉर्मली ना, वो इन्फोर्स नहीं किए जाते। आपकी फैमिली में कोई रूल है तो लीगली इन्फोर्स नहीं है, रूल बन के आपने तोड़ा, उसको सुधार डांट पड़ेगी, समझा। लेकिन लॉ के रूल में भी पनिशमेंट होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो लीगली इन्फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या होता है लॉ, पता चल गया। दूसरा जो बात है वो है टाइप्स ऑफ लॉ। देखिए, लॉ दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल लॉ, दूसरा होता है पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ क्या है? जो लॉ नेचर ने बना दिया है। जैसे आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, वो नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं। आप अपने घर में रह रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सब अधिकार आपको नेचुरल लॉ ने दिया, नेचर्स लॉ ने दिया। ठीक है, दूसरा जो लॉ होता है पॉजिटिव लॉ, ये वो लॉज होते हैं जो इंसानों ने बनाए। जैसे पार्लियामेंट में कानून बनाए, इंसानों ने मिलकर कानून बनाए ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। और एक और होता है तीसरे तरीके का लॉ, उसको बोलते हैं केस लॉ। केस लॉ क्या है? जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हुआ या हाई कोर्ट में कोई फैसला हुआ, कल की बात हम शायद बताए थे कि जब कोई एक बार फैसला हो जाता है और कुछ उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं जो किसी कानून में कही नहीं गई थी, लिखा नहीं गया था, तो आगे के केसेस में वही जजमेंट, वही फैसला एक कानून बन जाता है एक तरीके से। आगे उसी तरीके का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी अदालत उस केस का इस्तेमाल करके, उस फैसले का इस्तेमाल करके नया फैसला दे सकती है कि पीछे ऐसा हो चुका है तो ये। तो इस तरीके से भी केस की वजह से ही नए लॉ बन जाते हैं, जिनको पार्लियामेंट नहीं पास करती बल्कि कोर्ट से ही बन। तो ये तीन तरीके के लॉ होते हैं, जिसमें सबसे बेहतर लॉ माना जाता है जो पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा, वो है आपका पॉजिटिव लॉ। नेचर्स लॉ को या नेचुरल लॉ को भी बेहतर नहीं माना जाता, केस लॉ को भी नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हैं उनको कई बार कोर्ट्स की बातें पसंद नहीं आती। और एक डेमोक्रेसी के लिए भी पॉजिटिव लॉ सबसे बेहतर है। जाहिर सी बात है, आपने पार्लियामेंट में चूज करके भेजा लोगों को और वही लोग आपके लिए कानून बना रहे हैं, तो इस केस में भी पॉजिटिव लॉ सबसे बेहतर। बट भले ही पॉजिटिव लॉ हो या नेचुरल
लॉ हो, एक केस लॉ, कोई भी लॉ, अच्छे बुरे सब में होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने भले चुन के भेजा पार्लियामेंट में लोगों को, लेकिन वही लोग बहुत से बुरे-बुरे कानून भी बना देते हैं जो आम जनता के खिलाफ होते हैं। जैसे देखिए वक़्फ़ बिल जो है, बिल पास किया गया वक़्फ़ के लिए बिल पास करना, ये शरीयत में इंटरफेयर करना है सरकार के लिए, क्या ज़रूरत थी सरकार को? सीएए जो है पास किया, क्या ज़रूरत थी? किसानों के लिए जो है कानून बना दिया, जिसके लिए किसान जो है सालों दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते रहे। और कुछ ऐसे भी कानून हैं जो बहुत बेहतरीन बनाए सरकार ने। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा लॉ अच्छा है, कौन-सा लॉ बुरा है? तो अगर अच्छे लॉज़ को देखना हो, तो उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? पहला तो ये कि जो कंटेंट है उसका वो देखेंगे आप कि उसका कंटेंट कैसा है, लॉ प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, सप्रेसिव है? मतलब उसमें क्लियर सारी बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? सभी को साथ लेके चलने की बात लिखी है कि नहीं लिखी है? मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जिसमें बोल दिया कि इन धर्मों के लोग बस जो है भारत में नागरिकता ले सकते हैं, ये धर्म वाले नहीं ले सकते। ये क्या है? इंक्लूसिवनेस नहीं है इसमें। ऐसे लोग क्या माने रहेंगे? ये जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जैसे किसानों के लिए कानून पास किया गया, हाँ, तो किसानों के लिए जैसे कानून पास किया गया, तो किसानों ने एक सबसे बड़ी डिमांड जो की वो थी एमएसपी। और सरकार कह रही है कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी बंद नहीं हुआ। किसानों ने क्या कहा कि एमएसपी बंद नहीं हुआ तो लिखा नहीं है लॉ में। आप लिख के गारंटी दीजिए कि आप एमएसपी हम लोग को देंगे। क्या है? क्लियर नहीं किया है, ओपननेस नहीं है लॉ में। तो जब लॉ में ओपननेस ना हो ना, क्लेरिफिकेशन ना हो, तो वो लॉ भी बेहतर नहीं माना जाता, क्योंकि ओपन ना होना, क्लियर ना होना अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं न कहीं वो सोशल जस्टिस से दूर था। ठीक। दूसरा ये कि लॉ जो है सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। जैसे कई सारे ऐसे लॉज़ बनाए गए, सरकार ने ऐसे कई सारे लॉ बनाए, जिनका इस्तेमाल करके सरकार लोगों का शोषण करती है। ठीक है? जैसे यूएपीए बनाया सरकार ने, टेररिज्म के खिलाफ बनाया। ये जो है हवाला के लिए उन्होंने कानून बनाया। तो कई बार उन सब कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जाता है और गलत इस्तेमाल करके निर्दोषों को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। अब सीए एनआरसी में बताइए दंगा हुआ और सब पे उन्होंने रासुका लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया और सबको देशद्रोही घोषित कर दिया। ये तरीका नहीं है ना? तो ऐसे लॉज़ भी हैं जो जिनसे लोगों का शोषण हो रहा है, और जितने भी देशद्रोह के कानून हैं भारत में, वो अंग्रेज़ों के टाइम से बने हुए हैं। और अंग्रेज़ों का तो काम ही था भारत के लोगों का शोषण करना। तो आज के टाइम पे सरकार का उनका इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए कहीं न कहीं एक सप्रेशन। तीसरी चीज़ जो देखी जाती है कंटेंट के चक्कर में कि प्रैक्टिकली पॉसिबल लॉ हो, ठीक ना? अब जैसे सरकार ने कानून बना दिया कि आप जो है किसी का फ़ोटो नहीं ले सकते बिना परमिशन के, आप फ़ोटो लेंगे तो आप जो है अपराधी होंगे। सरकार ने कानून बना दिया कि आप सिगरेट पब्लिक में नहीं पी सकते, सिगरेट पिएँगे तो अपराधी होंगे। अब ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं कि सिगरेट पिएगा तो जेल में जाएगा, कानून है, ठीक है? अब बताइए कि सैकड़ों लोग सड़कों पे सिगरेट पीते हैं। अब जो सिगरेट पिएगा पुलिस जाए तो उसको उठा के जेल में डालेगी, सबके खिलाफ केस दर्ज होगा। ऐसे ही केस कम थोड़ी है कि 2 मिनट की सिगरेट के लिए आप जेल में डाल के ठूँसते रहेंगे लोगों को। अरे और भी बड़े-बड़े रेप के, मर्डर के केसेज़ हैं, आप उसको सॉल्व करें। ऐसे ही बोझ पड़ा हुआ है, इतने सारे केसेज़ कोर्ट्स पे, इतने सारे केसेज़ जो है पेंडिंग पड़े हैं आपके थाने में, और एक सिगरेट के चक्कर में आप उठा-उठा के ठूँसते जाएँगे जेल में लोगों को। तो लॉज़ जो है ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। अगर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है तो वही लॉ अच्छा माना जाए, ठीक है? जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, ये कंटेंट की बात कर रहे थे। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है अच्छे लॉ को पहचानने के लिए, वो है क्या है? प्रेज़ेंटेशन है, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। प्रेज़ेंटेशन का मतलब ये है ना, जब आप कभी ओरिजिनल लॉ कभी पार्लियामेंट का आप लोग पढ़िएगा, कोई भी लॉ उठा के पढ़िएगा। इतने सारे क्लॉज़ होते हैं उसमें, और क्लॉज़ के भी सब क्लॉज़ होते हैं। एक रूल के लिए आपको
माथापच्ची बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं सरकार अपने फ़ायदे के लिए उसी में घुमा-फिरा के लिख देती है। ज़ाहिर-सी बात है बड़ी-बड़ी टीम वकीलों की होती है, ऑफिसर्स की टीम होती है, वो सब मिलके लॉ बनाते हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसी बात उसमें डलवा देती है। तो कई बार होता है सरकार उसमें कुछ गलत बातें या अपने हिसाब से जो उसको चाहिए वो बातें उसमें डाल दी जाती है। तो अच्छा लॉ वही है जो आसान भाषा में लिखा हो, क्लियर लिखा हो, ब्रीफ थोड़ा-सा लिखा हो, ताकि आम लोगों को की जो है पहुँच में वो आए, आम लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें और हो सके तो अलग-अलग भाषा में भी उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए। जैसे भारत यूपी में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। तो सरकार कोई बिल पास करे तो तीनों लैंग्वेज में उसको जनता के सामने रख दे। हाँ, ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज आ रही है उसमें पढ़े। पता चला आपने बस इंग्लिश में रख दिया, हिंदी उर्दू वाले तो दे देते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो एक्ट में लिखा क्या। तो ये सारा चीज़ें जो है उनके प्रेज़ेंटेशन में जो कानून में मेन चीज़ें देखी जाती है। तीसरी चीज़ अच्छे लॉ को पहचानने की है वो ये कि जो प्रोसीजर होता है ना कानून बनाने का, उसको फ़ॉलो किया गया है कि नहीं। जैसे आपने पार्लियामेंट्री अगर प्रोविज़न्स देखे होंगे, तो लोकसभा में फिर राज्यसभा में और फिर स्पीकर जो है अपना राष्ट्रपति अपना एक्सेंट देता है, परमिशन देता है, तब कोई कानून बनता है। तो पूरी तरीके से पास किया गया अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से वोटिंग हुई कि नहीं हुई, अपोजिशन ने, विपक्ष ने उसमें हिस्सा लिया कि नहीं लिया। पता चला कि कुछ ही लोग से वोटिंग हुई और सब नेता जो पक्ष वाले हैं, सरकार वाले उन्होंने ही वोट किया और बहुमत से पास हो गया या विपक्ष को जो है शामिल होने नहीं दिया। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आप चेक करें कि कोई लॉ पास हो रहा है तो पूरी तरीके से उसमें जो प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया गया है। अगर फॉलो किया गया है तो अपने अपने आप में एक इंडिकेशन होता है ये कि लॉ सही होगा। जैसे सीएए एनआरसी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वक्त तक उसको छोड़े रखा, उस एक्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया और अभी भी कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में ये मानती है कि अगर बहुमत से कोई एक्ट सरकार ने पास किया पार्लियामेंट में, बहुमत जो है विपक्ष भी उसमें बैठा था, उसके बावजूद एक्ट पास हुआ, बहुमत से पास हुआ, तो इसका मतलब सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए, उस पर डिस्कशन हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, उसके बाद पास हुआ तो अपने आप में वो एक्ट सही होगा। सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच यही होती है, जब तक कि आप उसमें लीगली कोई कमी ना दिखा दें, सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता। तो आप प्रोसीजर चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो कानून अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? अब एक छोटा सा सवाल ये है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हमारे फायदे के लिए नहीं होते, फिर भी हमें कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी शराब की दुकान है, सरकार ने शराब पीने की पाबंदी लगा दी, आपको कानून मानना पड़ेगा ना, लेकिन आपकी रोजी रोटी पे लात मारेगी। मतलब ठीक है, आप नहीं बेच रहे, जो बेचते हैं उनकी बात करें। या सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 50% जो है सिनेमा हॉल में, मतलब सिनेमा हॉल में 50% ही लोग अलाउ है, मान लीजिए कोरोना के टाइम। तो जो सिनेमा हॉल वाले ना 50% पे बस चला रहे हैं, उतनी सीटें खाली हैं, नुकसान किसका हो रहा है? सिनेमा हॉल वालों का। तो क्या ऐसे लोग वो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। शराब वाले पसंद करेगा? नहीं। तो ऐसे कई सारे लॉज होते हैं जो पर्सनली हमें फायदे तो नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें उन लॉज को रिस्पेक्ट देनी होती है। क्यों रिस्पेक्ट देनी होती है? पहली बात ये कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक ना? अब डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वोट दिया और आपके वोट से ही आपका एक नेता जो है चुन के पार्लियामेंट में गया और उसी नेता ने एक कानून पास कर दिया। तो अल्टीमेटली वो कानून आप ही का बनाया हुआ है। तो अगर आप ही का बनाया हुआ कानून है तो इज्जत करना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। ठीक है ना? इनडायरेक्टली तो उसी ने पास किया क्योंकि उसी के चुने हुए नेता ने बिल पास किया। इस वजह से इज्जत करनी चाहिए।
दूसरी चीज एक ये है कि डेमोक्रेसी जो है हमेशा रूल ऑफ लॉ से चलती है, कानून के शासन से चलती है, ठीक ना। तो जो कानून है उसको पालन करना ही होगा सभी लोगों को, नहीं फॉलो करेंगे तो वो भी देश के लिए खतरा है। और थोड़ा ज्यादा बड़े हो जाएं, दिलदार हो जाएं आप, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत से कानून हैं जो मेरे फायदे के लिए हैं, लेकिन किसी और के लिए वो नुकसानदायक है। जैसे आपने शराब का सोचा, तो शराब का जैसे हम लोग नहीं पीते हैं, नहीं बेचते हैं, हम लोग के लिए क्या है, नॉर्मल बात है। लेकिन जो पीते हैं बेचते हैं उनके लिए नुकसानदायक है। कुछ ऐसे लॉज हैं, जैसे मान लीजिए कि शरीयत को लेके, तलाक को लेके कोई एक्ट पास कर दी सरकार ने, हम लोग के लिए नुकसानदायक है, लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब इस तरीके से ब्रॉडर लेवल पे सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ठीक है, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिससे नुकसान है, उसको भी मानना चाहिए, लेकिन कुछ फायदे वाले भी। तो एक ये तरीका भी है जिससे आप लॉज की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, इतिहास में बहुत से ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनको पढ़ के समझ के आप चीजें अपने माइंड में उतार सकते हैं। जैसे रूसो का एग्जाम्पल हम कई बार दिए, रूसो ने कहा कि लॉ जो है होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ इंसान को गुलाम बनाता है। लॉ नहीं होते, रूल रेगुलेशन नहीं होते, इंसान अपने आराम से जो है जिंदगी जीता रहता। जैसे एक रील आती है ना कि हाँ, इतना जो है टाइम चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई, पहले के जमाने के लोग सही थे, जंगल में रहते थे, जंगल में खाते थे, पीते थे, बुला लाते थे, मर जाते थे, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। रूसो की यही कहानी थी। रूसो के हिसाब से कानून वगैरह बनने ही नहीं चाहिए, इंसान को गुलाम बनाते, लेकिन कांट उसके हिसाब से तो रूल रेगुलेशन होने चाहिए। दोनों का एकदम डिफरेंट ओपिनियन था, लेकिन फिर भी तो जो है दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहा। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं समाज में, पहले भी थे, आज भी है। हमारा काम है उनसे सीख लेना और आगे बढ़ते रहना, ना कि जो है गर्दन पकड़ के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, वो ये कि अगर आपके सामने कोई भी बैड लॉ है, मान लीजिए बुरा कानून है, लेकिन अप्रोप्रिएट लॉ है, कोई भी चीज जो आपके हिसाब से लग रहा है कि समाज के भले के लिए नहीं, हमारे भले के लिए नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो रास्ता है वो ये कि सोसाइटी, कल हम इसका जिक्र किए थे कि सोसाइटी हमेशा वाइब्रेंट होनी चाहिए, ज्वलंत होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि समाज में क्या घटना घटित हो रही है, सरकार क्या काम कर रही है, कौन सा बिल लाया गया है, उस बिल में क्या क्या लिखा है, उसमें कौन से प्रोविजन हमारे फायदे के हैं, कौन से प्रोविजन हमारे नुकसान के लिए। आप उनको पढ़िए, समझिए और फिर अपने हक का इस्तेमाल करते हुए आप प्रोटेस्ट कर दीजिए, ठीक ना। आप आंदोलन करिए, हड़ताल करिए, चक्का जाम करिए, परमिशन लेके, दंगा वाला नहीं। ये सारी चीजें करके, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करके आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, जिससे सरकार शायद कुछ हरकत में आए और आपकी बात सुनी जाए। दूसरी चीज, आप लीगल सॉल्यूशन अपना सकते हैं। लीगल सॉल्यूशन क्या है? PIL आपने सुना? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जो जन के हित में हो, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, उसको बोलते हैं जनहित। तो जैसे ज्यादातर जो केस मतलब ऐसे आते हैं ना, सरकार ने कोई बिल ऐसा पास किया जिसको लग रहा है कि हाँ कुछ दिक्कत है, परेशानी है आम जनता को, आम लोगों को, तो ऐसे कोई NGO वाले होते हैं जो जनहित याचिका दायर कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली उत्तराखंड में और यूपी के कांवड़ियों के लिए जो है क्या किया गया, बोला गया कि सारे लोग जो है अपना नाम लिखेंगे ताकि मुसलमानों की पहचान हो सके, फल वाले और खान वाले। तुरंत PIL दाखिल की KPCR ने, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मामला जो है क्लियर हो गया। एक गलत कानून सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, गलत एक ऑर्डर दिया योगी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगी ना, एक ये सॉल्यूशन। इसके अलावा मीडिया, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मीडिया यानी कि जो टेलीविजन पे है वो भी, और जो सोशल मीडिया है वो भी, उसकी मदद आप ले सकते हैं। पहला तो जो टेलीविजन वाली मीडिया है वो आजाद हो, जो कानून है उसको सही तरीके से पेश करे। अब दिक्कत क्या है ना, जैसे कि 19 के इलेक्शन में कांग्रेस ने
फटाफट सुनिए। 19 के इलेक्शन में कांग्रेस ने क्या बोला कि हम आर्टिकल जो है सेक्शन 124A जो कि देशद्रोह का कानून है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक शो आता है, सुधीर चौधरी नाम का एक, पता नहीं वो एक्टर है कि क्या है, पता नहीं कैसे जर्नलिस्ट बन गया वो क्या कहता है कि कांग्रेस जो है 124A खत्म करने की बात कर रही है, इसका मतलब देश में राजद्रोह करना, देशद्रोह करना बहुत आसान हो जाएगा, युवाओं के लिए देशद्रोह बहुत आसान हो जाएगा। क्या कांग्रेस युवाओं को जो है देशद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रही है? ये बात उसने बोली। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि 24 के इलेक्शन में या फिर पता नहीं 22 या कब बीजेपी सरकार ने फैसला किया है ना कि राजद्रोह का जो कानून है उसको बदला जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम पे, तो बीजेपी ने ये बोला। तो उसके बाद वही एंकर, दोनों की वीडियो है मेरे पास, दोनों मतलब जो शो था, वही एंकर कह रहा है कि ये देश के लिए ये कानून बहुत खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का कानून था, इसलिए देश में इसका बदलना बहुत जरूरी है, हम लोग गुलामी की मानसिकता में नहीं जी सकते। और वही एंकर कांग्रेस के टाइम पे कह रहा था कि नहीं नहीं कांग्रेस देशद्रोह को बढ़ावा दे रही है, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि अंग्रेजों के टाइम का कानून है, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सब क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोगलापन इसको बोलते हैं। दोगलापन कोई गाली नहीं है, ठीक है। तो मीडिया का एक रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी कानून को बनाने में, बिगाड़ने में, जनता को भड़काने में, दंगाई बनाने में, और वैसे ही सोशल मीडिया का भी रोल होता है। इसके अलावा एक तरीका होता है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। सुधीर नाम है शायद, सुधीर चौधरी शायद, हाँ। अरे भाई ये वो जो ग्रुप के बोलता है, सफेद सफेद बाल, ब्लैक एंड व्हाइट आजकल जो उसका आता है। हाँ, पहले डीएनए करता था, फिर इस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट करता है। हाँ, तो डीएनए में कांग्रेस के खिलाफ उसने बोला, और फिर वही बात उसने ब्लैक एंड व्हाइट में बीजेपी सरकार के सपोर्ट में बोली। बहरहाल एक लास्ट, नहीं, हाँ, अभी बता रहे हैं, मेरा फोन बंद हो जाएगा, खत्म करें इसको। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एक तरीका है। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ये है ना कि सांकेतिक विद्रोह है ना, विद्रोह कह रहे हैं, विरोध। आजकल देखा होगा आपने ट्विटर पे, यानी कि एक्स आजकल हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी विरोध करवाना हो ना, सोशल मीडिया पे बाइकॉट चलता है, हैशटैग बाइकॉट दिस, हैशटैग बाइकॉट दिस, या व्हाट्सएप पे चीजें ट्रेंड कर जाती हैं, सब लोग अपना ये स्टेटस लगाएं, सब लोग ये डीपी लगाएं, ये सब क्या विरोध दर्ज करने का तरीका है। तो ये तरीका भी आज के टाइम पे हम लोग अपना सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन की मदद से हम बातचीत जो है आगे बढ़ा सकते हैं, इनडायरेक्टली हम बातचीत कर सकते हैं, वैसे लीडर से बातचीत कर सकते हैं, वैसे इंटेलेक्चुअल से बातचीत कर सकते हैं, और एक सही रास्ता चूज कर सकते हैं। अगर लॉ गड़बड़ हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए वो सबको पता है, बट फटाफट देख लीजिए कि आपको दंगा नहीं करना है, रायट से आपको दूर रहना है, यानी कि वॉयलेंस आपको नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है कि आपने बस फूंक दिया, पुलिस की जीप जला दी, दीवारें गिरा दी, किसी का घर जला दिया तोड़ फोड़ की, ये सब भी नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना होता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि आपको लोगों के प्रति इनटॉलरेंट नहीं होना है। जब आप इनटॉलरेंट हो जाएंगे ना, तो दंगे में आप इंसानियत भूल जाते हैं, किसी का भी गला काट देंगे, किसी को चाकू मार देंगे, किसी को ठोक देंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखना होता है जब भी ऐसी चीजें हो समाज में। तो ये आज के लिए इतना ही था, बाकी चीजें हम लोग कल देख